तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है फॉलो अप की इस एपिसोड में। आज संडे है और आज हम फॉलो अप के ज़रिए उन पुरानी खबरों को, उन पुराने केसेस को, उन गड़े मुर्दों को उखाड़ते हैं जिन पर वक्त ने अपनी धूल की चादर बिछा रखी है। आज की जो कहानी है फॉलो अप में, वो कहानी एक IPS अफसर की है, वो कहानी एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की है और वो कहानी एक वकील की है। और ये फॉलो अप इसलिए आज आपको सुना रहा हूँ कि अभी पिछले महीने, मतलब करीब हफ्ते भर पहले, गुजरात की एक अदालत ने एक फैसला सुनाया और उस फैसले में एक IPS अफसर को 20 साल लंबी कैद की सज़ा सुनाई है। आज की कहानी है IPS यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के अफसर संजीव भट्ट की। नाम सुना होगा क्योंकि कई बार, बहुत बार विवादों से इनका बड़ा पुराना नाता रहा है। ये वही संजीव भट्ट है जिन्होंने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट, एक हल्फनामा दिया और ये कहा था कि 2002 में जो गुजरात में गोधरा दंगा हुआ था उसके पीछे जो अभी के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी का हाथ है। और उसको लेकर फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। 2015 में इनको IPS की नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा और इस वक्त ये IPS संजीव भट्ट जेल की सलाखों के पीछे, एक नहीं 2 बड़े मामलों में। लेकिन आज की कहानी आज के पहले केस से। बात 1996 की है और बात है गुजरात की एक जगह है पालनपुर की। पालनपुर में एक होटल था। उस होटल में अक्टूबर का महीना 1996, पालनपुर के तब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP थे संजीव भट्ट। उनको खबर मिली कि होटल के एक खास कमरे में एक शख्स ठहरा है और उसके बाद करीब उसके पास 1.5 किलो अफीम है। पुलिस की टीम, वहाँ के डिप्टी SP, ये सब मौके पर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद एक शख्स को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उसके पास से 1.5 किलो अफीम बरामद करते हैं। अब जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया था उसका नाम था राज पुरोहित और राज पुरोहित पेशे से एक वकील। जब गिरफ्तार किया गया 1.5 किलो की बरामदगी दिखाई गई। इसके बाद जो टीम ने गिरफ्तार किया उसमें जो डिप्टी SP, इन लोगों को इनाम भी मिला उस वक्त। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आई जब राज पुरोहित ने एक मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया और इस बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने कहा कि मैं उस दिन जिस तारीख को ये होटल में रेड मारा, इन्होंने छापा मारकर अफीम बरामद किया, मैं वहाँ था ही नहीं, मैं तो कहीं और था। और ये पूरी साजिश सिर्फ इसलिए है कि इसी पालनपुर में एक दुकान है और उस दुकान पर गुजरात हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की नज़र है। वो दुकान किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं, मैं उनको देना नहीं चाहता हूँ और इसीलिए वो मुझे इस साजिश में फंसाना चाहते हैं। तो पुलिस ने 1996 में होटल में अफीम के साथ मेरी गिरफ्तारी दिखाई और मुझे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस ने बहुत टॉर्चर किया और फिर उसने कहा, देख, तो अगर ये दुकान छोड़ देता है, जज साहब को दे देता है, तो फिर हम तुझे इस केस से निकाल देंगे, वरना NDPS एक्ट में लंबा तू जेल जाएगा। तो बाकायदा राज पुरोहित ने मजिस्ट्रेट के सामने ये पूरा बयान दर्ज करवा दिया। अब एक जज का नाम आया, एक IPS का नाम आया और उसने कहा कि ये जज ने संजीव भट्ट के ज़रिए ये सारी प्लानिंग की है, साजिश रची। अब सोचिए एक IPS अफसर, एक शख्स को, हालांकि पुलिसिंग में ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, किसी को फंसाना बड़ा आसान है, हथियार रखवा दो, बॉम्ब रखवा दो, नशीली चीज़ें रखवा दो, उठा लो। तो खैर ये मामला हुआ। अब मामला कोर्ट में गया, लेकिन उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं, कुछ हुआ नहीं, सब कुछ चलता रहा। धीरे 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 वक्त बीतता रहा। बाद में इस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई। जब चार्जशीट दाखिल हुई तो जो जज साहब थे, जो असल में इस पूरी साजिश के पीछे, क्योंकि उन्हीं की दुकान खाली कराने के लिए सब कुछ हुआ, चार्जशीट से उनका नाम गायब। अब वो जज साहब कहीं सीन में नहीं। अब सीन में नहीं है तो नाम भी नहीं ले सकता। मामला जज कोर्ट का है भाई। तो अब चार्जशीट में संजीव भट्ट मेन साजिशकर्ता के तौर पर और एक DSP और बाकी एक और 3 पुलिस वाले। फिर धीरे से धीरे वक्त बदला और बांसकाठा जो पालनपुर की अदालत है, वहाँ पर यह मुकदमा चला। इत्तफाक से कुछ वक्त के बाद जो DSP साहब थे
जिन्होंने इस पूरे मामले में अफीम पकड़वा कर इनाम भी लिया था, उन्होंने एक अर्जी दी और कहा कि भाई मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूँ, अप्रूवर, मुझे माफ़ी की गारंटी दे दीजिए, मैं गवाही दे दूँगा। अब वो डीएसपी जो है वो गवाह बन गए और इसके बाद मुकदमा शुरू हुआ, केस चलता रहा। ये जो डीएसपी थे इनका नाम है इंद्रवदन व्यास, ये अक्यूज थे, गिरफ्तार हुए, लेकिन अब इनको बना दिया गया गवाह और इस वादे के साथ कि तुम्हें माफ़ी मिलेगी। उसका लंबा मुकदमा चलता रहा और आखिरकार अभी 28 अप्रैल को जो बांसकाठा के पालनपुर की अदालत है उसने अपना फैसला सुनाया। फैसला ये कि संजीव भट्ट को 20 साल कैद की सजा दे दी गई। 20 साल कैद। अब इत्तेफाक से जब ये फैसला सुनाया गया तो संजीव भट्ट कोर्ट में थे, लेकिन कोर्ट में वो अपने घर से नहीं, जेल से आए थे, क्योंकि ऑलरेडी वो पिछले 6 साल से जेल में बंद हैं 2018 से। अब 2018 से वो जेल में बंद हैं और अब 28 अप्रैल 2024 को एक कोर्ट ने उन्हें ये सारी चीज़ें एक प्लान करके एक वकील को फंसाने और ड्रग्स दिखाने के इल्ज़ाम में एनडीपीएस के धारा के तहत 20 साल सज़ा सुना दी। अब सवाल है कि फैसला 28 अप्रैल को है और 20 साल की सज़ा उनको अब हुई, तो ये 18 से जेल में क्या कर रहे थे। तो आगे बढ़ो उससे पहले वो पुरानी एक कहानी भी इनकी सुन लीजिए। पुरानी कहानी इस कांड से 1996 में ये जो ड्रग्स मारकर एक वकील को छुपाने मतलब फंसाने की कोशिश की गई थी, उससे ठीक 6 साल पहले की है। 1996 में संजीव भट्ट पालनपुर में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे और उससे पहले 1990 में ये गुजरात में एएसपी थे, मतलब असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये 1990 में हुआ करते थे गुजरात में और ये कहानी उस वक्त की है। तो ये 1990 की बात है और उस वक्त जामनगर में गुजरात के ही संजीव भट्ट एएसपी थे, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और ये 1990 का वो दौर था जब, याद होगा आपको, लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा निकाल रहे थे और उस रथ यात्रा की वजह से पूरे देश में एक तनाव, टेंशन भी था और कहीं कहीं रथ यात्रा को रोका गया। उसके बाद पूरे देश में धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुआ, कई जगह दंगे हो गए थे। तो वैसे ही कुछ आँच जामनगर में भी पहुंची, विरोध प्रदर्शन, धरना शुरू हो गया था। और तब ये जामनगर के एएसपी हुआ करते थे संजीव भट्ट। तो जब वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने लगा तो एक दिन करीब 113 लोगों को उठाकर संजीव भट्ट ने लॉकअप में डाल दिया और इन सब के ऊपर टाडा लगा दिया। उस वक्त टाडा कानून बड़ा सख्त कानून था। टाडा के बाद उसका पोता आया, यानी कि पोटा। लेकिन टाडा कानून ये था कि टेररिस्ट, आतंकवादियों के लिए, लेकिन टाडा में जो गया फिर वो बेल भी नहीं है, तो वो जेल में ही सड़ेगा। तो इन्होंने 133 लोगों को उठाकर टाडा में डाल दिया। इसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ, इसलिए कि आम लोगों पर टाडा क्यों, लेकिन धरना प्रदर्शन ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो उसी 133 लोगों में एक शख्स थे जिनका नाम था प्रभुदास माधव जी। 39 साल उम्र थी 1990 में। तो प्रभुदास माधव जी, इनका बुक स्टोर का काम था। ये अपने घर पर थे अपने भाइयों के साथ और तभी कुछ पुलिस वाले घर में घुसे और इन 2 भाइयों को उठाकर थाने ले गए। और इनको उठाने वालों में खुद संजीव भट्ट भी थे जो उस वक्त एएसपी थे। थाने ले जाने के बाद इनको लॉकअप में रखा गया। लॉकअप में रखने के बाद सबकी खूब पिटाई हुई, मारा पीटा गया और मारने पीटने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी। फिर बाद में इनको अस्पताल ले जाया गया। जब अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में उनकी मौत हो गई, प्रभुदास माधव जी की। तो ये मौत, जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई कि ये पुलिस के टॉर्चर की वजह से इनकी डेथ हुई है। और उस डेथ की एक और वजह, जो असली मौत की वजह थी, वो ये थी कि पिटाई और डंडे और उठक बैठक कराने की वजह से उनकी किडनी डैमेज हो गई। तो बाकायदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह पुलिस टॉर्चर लिख दी गई और किडनी की वजह से जान गई। तो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उस वक्त के जो डीएम थे, ये परिवार उन तक पहुंचा और उसने कहा कि भाई ये है मौत की वजह, साफ साफ लिखी हुई, इसका मतलब है कि ये हिरासत, पुलिस हिरासत में मौत है और कस्टडियल डेथ है, तो इसमें पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और उस वक्त इंचार्ज थे संजीव भट्ट।
तब ये मामला वहाँ गया तो जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कह दिया ठीक है, इसी शिकायत को जो इनके परिवार इनके भाइयों ने दिया, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा कि इसी को चार्जशीट बना दो। उसके बाद ये चार्जशीट अदालत में मंजूर हो गई। अब 1990 का मामला था, अदालत में पहुंच गया, लेकिन एक आईपीएस अफसर आगे फाइल अब सरके ही नहीं। 1990 का मामला, करीब 25 साल बीत जाते हैं, 2015 आ जाता है। 2015 तक इस मामले में कुछ नहीं होता। 2015 में फिर इस मामले में सुनवाई शुरू होती है, और सुनवाई जब शुरू होती है तो ये 2015 में सुनवाई जो होती है, इसकी भी तारीख और उसका ध्यान दीजिए। 1990 में पुलिस कस्टडी में मौत हुई प्रभुदास माधव जी की, और पुलिस हिरासत में हुई क्योंकि संजीव भट्ट इंचार्ज थे। उसके बाद 2015 तक इस पर मतलब 13-14 तक तो कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। होता ही है कि फिर 2011 में संजीव भट्ट पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, गोधरा दंगा के बारे में आए, वहाँ पे एफिडेविट देते हैं। 2015 में इनको फिर 13 में सस्पेंड कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि आपने ड्यूटी में लापरवाही बरती, और दूसरा छुट्टी पे होते हुए आपने सरकारी अपने निजी जो गाड़ी है ऑफिशियल व्हीकल, उसका आपने घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया। तो 13 में सस्पेंड, फिर 15 में इनको कहा जाता है कि आप इस्तीफ़ा ही दे दो, तो ये 15 में इस्तीफ़ा दे देते हैं। और उसके बाद 15 में ही अचानक वो 25 साल पुराना फाइल खुलता है कस्टोडियल डेथ का, और उसके बाद अदालत सज़ा सुनाती है जामनगर की, और उसमें संजीव भट्ट को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, उम्र कैद की। अब 15 के उस फैसले के बाद ये आते आते हो गया करीब 18 में उम्र कैद की सज़ा संजीव भट्ट जेल के अंदर। उधर अब 1996 का, मतलब ये जो ड्रग्स वाला मामला था, करीब 28 साल पुराना, अब 25 साल बाद वो आया, अब 28 साल पुराने इस ड्रग मामले की भी सुनवाई शुरू हो गई, और उसके बाद अभी पिछले हफ्ते अब इसमें सज़ा सुनाई गई 20 साल। और जज ने बाकायदा अपने फैसले में लिखा है कि चूंकि उनको ऑलरेडी एक उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है, तो ये सज़ा उससे अलग होगी। ये नहीं है कि दोनों सज़ाएं एक साथ चलेंगी, मतलब वो उम्र कैद पूरी काट लेंगे, उसके बाद फिर ये 20 साल की सज़ा शुरुआत होगी। अब कैसे उम्र पूरी की पूरी काटेंगे तो फिर बचेगी क्या, मालूम नहीं। लेकिन खैर, इस फैसले को अब संजीव भट्ट ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जो ड्रग्स वाला मामला है, और साथ ही उन्होंने जो उम्र कैद के फैसले वाली है उसको भी ऊपरी अदालत में चुनौती दे रखी है। अभी तक कोई फैसला आया नहीं, इसका भी अभी कब आएगा पता नहीं। लेकिन ये वो संजीव भट्ट हैं जब ये एक बार अहमदाबाद में थे, और ये जेलर भी रहे हैं, साबरमती जेल में जेलर थे, और जब ये जेलर थे और जब इनका ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ पे कैदियों ने भूख हड़ताल कर दिया था, धरना प्रदर्शन कर दिया कि नहीं, संजीव भट्ट को वापस लाओ, और उसी जेल में फिर इनको रहना भी पड़ा कैदी बनकर। तो संजीव भट्ट, इनके फादर जो है वो एक टेक्सटाइल मिल में मैनेजर थे, पढ़ने लिखने में बचपन से अच्छे। 1985 में आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी की, फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, और पहले ही अटेम्प्ट में ये सीधे आईपीएस बन गए, और आईपीएस बनने के बाद फिर इनकी पोस्टिंग हुई। लेकिन पोस्टिंग के साथ साथ ही हमेशा अपनी नौकरी को लेकर विवाद में भी रहे। अब ये तो होगी संजीव भट्ट की पूरी कहानी। 2 केस, एक कस्टोडियल डेथ, उम्र कैद, एक 1.5 किलो अफीम की सज़ा, साजिश, उसमें 20 साल। लेकिन अब अगर उस वकील ने जिसने बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया, राज पुरोहित, कि ये पूरी साजिश मुझे फंसाने के लिए इसलिए थी क्योंकि इसके पीछे एक दुकान था मामला, जिसको वो कब्जाना चाहते थे एक हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड, और उन्होंने कहा संजीव भट्ट से कि मेरा ये काम करा दो। मुझसे वैसे बातचीत हुई, मैंने माना ही नहीं, मैंने कहा मैं दूंगा ही नहीं। तो फिर उन्हें लगा इस रास्ते से नहीं तो टेढ़े रास्ते से काम करना चाहिए, तो इसीलिए मुझे ड्रग के मामले में फंसा कर फिर मुझसे समझौता करने की कोशिश की कि इस केस से निकालूंगा, तुम जो है वो दुकान दे दो, और मुझसे वो दुकान ले भी लिया। इस केस की सबसे ख़ास बात ये, वो दुकान गया भी राजपुरोहित के हाथ से। और उसके बाद अब ये फैसला आया। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर क्राइम में, हर जुर्म में ये होता है कि एक मोटिव, एक मकसद। अब यहाँ पर संजीव भट्ट ने एक वकील को फंसाया, उसके पास से अफीम बरामद दिखाई, सब कुछ किया, केस हो गया। लेकिन जैसे हर मर्डर में एक मोटिव होता कि क्यों मारा, क्या इस केस में मोटिव मायने नहीं रखता?
और मोटिव क्या है? संजीव भट्ट की डायरेक्ट इस वकील से कोई दुश्मनी कभी सामने नहीं आई, ना कोई रिश्ता सामने आया, पर इसके साथ क्यों किया? क्योंकि एक हाई कोर्ट के एक्स जज, उनका काम करना था। तो यहाँ पे मोटिव में वो जज साहब भी आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर आते हैं तो फिर चार्जशीट से उन जज साहब को बाहर कैसे किया गया, ये अपने आप में एक सवाल है। कोई भी कानून का जानकार इस पर बता सकता है। हमारे क्राइम तक फैमिली में बहुत सारे वकील हैं, मैं चाहूँगा आप भी इस पर कुछ रोशनी डालें। तो ये थी कहानी, एक आईपीएस, एक हाई कोर्ट के एक जज और एक वकील जिसमें बलि का बकरा बना। और संजीव भट्ट एक आईपीएस नामी गिरामी, 6 साल से जेल में, 20 साल की और उनको अब सज़ा मिल गई है। तो आज फॉलोअप में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को फॉलोअप में किसी पुरानी कहानी के साथ, उसके नए अपडेट के साथ। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।